हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीज़ा नाइस की PT 365 जो कि हमारी इकॉनमी की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गई है। 10 पार्ट आपका आ चुका है, ये 11th वन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले। सक्सेसफुली हमने फर्स्ट जो इंडेक्स की पेज थी वो कंप्लीट कर ली। अब सेकेंड पेज में आए तो इकॉनमी की थोड़ी सी लेट हो जाती है और बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक होता है, समझना भी पड़ता है। सो डोंट वरी, आप लोग समझ के पढ़िए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। लेबर कोड देख रहे थे जो कि आपके EPFO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरी टॉपिक, ठीक है। तो इसके अंदर लेबर कोड में हम लोग कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस देख चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज़ और यहाँ पे कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस भी देखेंगे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक भी देखेंगे जिस तरीके से टाइम बची रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेसन। तो बात करते हैं यहाँ पे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। तो एक्चुअली ये जो कोड नया लाया गया है सोशल सिक्योरिटी को लेकर, तो इसमें ऑलरेडी 9 लॉज थी जो कि सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। तो सबको यहाँ पे रिप्लेस करके एक नया कानून लाया जा रहा है जो कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर है। तो इसमें आपका है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 का, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट का, और भी कुछ है जो कि सोशल सिक्योरिटी से जितने भी कानून रिलेटेड थे तो यहाँ पे उन सब को जो है एक में लाया गया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि बहुत सारे कानून में थोड़े डिफरेंट प्रोविज़न होने के कारण कन्फ्यूजन बहुत अराइज होती थी। कुछ इंडस्ट्री कुछ और कानून फॉलो करते थे और कुछ इंडस्ट्री दूसरे कानून फॉलो करते थे। तो इसलिए एक यूनिफॉर्म कानून ही होना चाहिए सोशल सिक्योरिटी को लेकर, जो कि हमारे पूरे इंडिया में 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में जहाँ पे भी इंडस्ट्री में वर्कर काम कर रहे तो उनके लिए एक ही कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है इसके लिए एप्लीकेबल ये किस में होगा। तो ये जो कोड है ये एप्लीकेबल होगा और ये किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू जो कि सब्जेक्ट टू साइज थ्रेशोल्ड है और इसको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी अगर फ़ंड देखें तो यहाँ पे आप देखो कि इस कोड के तहत यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि एक फ़ंड क्रिएट करेंगे, वो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते जो कि आप देखो जिनका ना टाइम फिक्स है कि कितने से कितने बजे तक उनको काम करना है, ना ही उनके लिए कोई हॉलीडे होता है, ना ही उनके लिए कोई इस तरीके का स्पेशल प्रोविज़न होता है। तो वो क्या है कि जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। गिग वर्कर्स क्या होते हैं आज की डेट में आप देख सकते हो कि जैसे ओला उबर के ड्राइवर्स होते हैं कि जब उनको लगता है कि जॉब करना चाहिए तो वो करते हैं और साथ ही साथ फिर कुछ महीने कमाकर फिर वो छोड़ देते हैं। तो गिग वर्कर्स है जिसमें उनको भी कोई तरीके की सिक्योरिटी नहीं है। यही इसी तरीके के प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी आप लोग कह सकते हो। इसी में आपके जोमेटो वर्कर्स भी आते हैं और यही सारे गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो दोनों के बीच में माइनर सी डिफरेंस है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स है कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो कि ऑनलाइन आप देखो और ये डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल के लिए है कि वो यहाँ पे कांटेक्ट करके काम कर सकते हैं। गिग वर्कर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपना काम करते हैं और जब तक उनको ठीक लगता है वो काम करते हैं फिर वाइंड अप कर देते हैं। तो ये दोनों लगभग आपका सेम ही देखने को मिलेगा। फर्दर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसको सेटअप कर सकते हैं इस फंड को, और एक अलग से सोशल सिक्योरिटी फंड भी वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए कर सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए यहाँ पे अधिकार है कि वो उनको लगता है तो वो सेटअप कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे गिग वर्कर्स हो गए, शायद प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए, तो इनके लिए भी उनको ये फ़ंड जो है क्रिएट करना है। साथ ही आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन करानी है जिसमें कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी होगा। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पोर्टल में जाकर खुद को ही रजिस्टर्ड करेंगे। साथ ही नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड है, यहाँ पे क्या है कि एक वेलफेयर के पर्पज़ के लिए इसमें लाया गया है। 3 कैटेगरी होंगे वर्कर्स के और यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा। साथ ही जो भी स्कीम्स हैं उनके लिए उनको बेटर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आ रहा है और इसमें जो भी वर्कर्स इंक्लूड है तो उनको क्या उन तक ये स्कीम्स पहुँच पा रही है कि नहीं, तो टाइम टू टाइम देखा जाएगा कि उनको इस स्कीम्स की बेनिफिट मिल रही है कि नहीं। तो इस चीज़ को कहते हैं कि मॉनिटर किया जा रहा है। इस बोर्ड में कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले कि 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे एग्रीगेटर्स के जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट करके जाएंगे। 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे गिग वर्कर्स के और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के जिनको अगेन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल होंगे ESIC के। 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे आप देखो राज्य की सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। इस तरीके का जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जा रहा है। कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा स्कीम का, जैसे कि काफ़ी स्कीम्स गिग वर्कर्स के लिए लाया जाता है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए लाया जाएगा, तो उनको भी यहाँ पे जो है
और यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो एग्रीगेटर्स है, इन सब के कॉन्ट्रीब्यूशंस के हिसाब से जितना फ़ंड कलेक्ट होगा ना, वो सारे फंड जो है इनके बेटरमेंट के लिए दिया जाएगा। चेंजेस किया गया है डेफिनेशंस में। इसमें क्या है ना कि जो डेफिनेशन है एम्प्लॉयज़ का, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया, बढ़ाया गया। और आज की डेट में एम्प्लॉयर्स कहने का मतलब है वो सारे एम्प्लॉयर जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये नहीं था, बट ये अभी न्यू ऐड किया गया। सेकंड है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, जो आप देख रहे हो कि जो आज की डेट में जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेशन करते एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उनको आप देखोगे तो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को भी रखा गया। अगर दूसरे राज्यों के हैं और वो खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि उनको अर्निंग भी हो रही है और दूसरों की हेल्प भी हो जा रही है। प्लेटफॉर्म वर्कर में यहाँ पे एडिशनल कैटेगरीज रखा गया, जो कि अगर सरकार इस तरीके के काम को अगर नोटिफाई करती है तो वो प्लेटफॉर्म वर्कर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल प्रोडक्शंस किया जा रहा है, जिसमें आपका फिल्म होगा, वेब बेस्ड यहाँ पे सीरीज़ आज की डेट में देखने को मिलता है, टॉक शो है, रियलिटी शो है, स्पोर्ट्स शो है। तो इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं उन सबको जो है यहाँ पे आपका वर्कर्स का एम्प्लॉयज़ कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 कैटेगरी है, इसको भी ध्यान रखना है। टर्म ऑफ एलिजिबिलिटी कहा जा रहा है कि ग्रेटिट्यूटी फॉर जर्नलिस्ट के लिए, यानी कि इस कोड में आप देखो कि जो ग्रेटिट्यूटी पीरियड है उसको यहाँ पे कम कर दिया गया है। पहले ये 5 साल का था, बट ये 3 साल रखा गया है, वो भी जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए। ऑफेंसेस और पेनाल्टीज़ अगर देखें तो इस कोड में भी कुछ चेंजेस किया गया है पेनाल्टीज़ को लेकर, कुछ सर्टेन अपराध के लिए। फॉर एग्जांपल जो मैक्सिमम यहाँ पे इम्प्रिजमेंट की बात की जा रही है, अगर कोई इंस्पेक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से वो अपना बेटर तरीके से ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उनकी यहाँ पे मैक्सिमम जो इम्प्रिजमेंट है वो 1 साल से घटा के 6 महीने कर दिया गया है, ठीक है। एडिशनल पावर भी यहाँ पे एपिडेमिक के टाइम में रखा गया कि जैसे आप देखो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। तो ये एपिडेमिक की बात करें, इट मीन्स कि मान लीजिए जैसे कोई एक जगह है, कोई एक राज्य है, वहाँ पे अगर कोई न्यू बीमारी अगर आपका आउटब्रेक होता है और कम टाइम में ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करता है, ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है, तो उसे हम लोग एपिडेमिक कहते हैं। बट वही बीमारी अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो जाए और कम टाइम में ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर दे, तो उसको हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। तो अभी देख रहे हो कोरोना वायरस, इसमें कोई भी कॉन्टिनेंट छूटा नहीं है, तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड पैंडेमिक। लेकिन वैसे ही आप जाइका वायरस देखो, इबोला वायरस देखो, तो वो एक सर्टेन एरिया में ही आउटब्रेक हुआ था और फिर उसके बाद उसको वहीं कंट्रोल कर लिया गया। ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आपको रेयर केस में ही देखने को मिला कि स्प्रेड हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि एडिशनल पावर भी दिया गया है एपिडेमिक के टाइम में, और ये भी आपका एप्लीकेबल होगा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट वो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है पीएफ और ईएसआई में, उसको यहाँ पे कम कर सकते हैं, और वो भी 3 मंथ तक। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, ये आप लोगों को समझना होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज़। अब आते हैं थर्ड वन, जो कि है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। यहाँ पे देखो कि आज की डेट में जो 13 कानून है उसको यहाँ पे कंसोलिडेट किया गया है। जैसे कि जो भी कानून यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड है, वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी से रिलेटेड है, उनके वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, सबको यहाँ पे कंसोलिडेट किया गया है। इसमें कुछ एक्ट आप लोग देख लो। द मोस्ट फेमस फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, माइंस एक्ट है 1952 का, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970 का। तो ये 3 एक्ट है जो कि काफ़ी मेजर है, तो इसका नाम आप याद रख सकते हो। बाकी आप देखते हैं कि ये आप देखो कि कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको सेफ्टी की मेजर्स की ज़रूरत है। जैसे देखते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे फैक्ट्री वगैरह में आप देखते हो कि गैस लीक की केसेस बहुत ज़्यादा आता है। जैसे आप विजाक में देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे स्टायरिन गैस की लीक के कारण काफ़ी लोगों की जान चली गई थी, काफ़ी लोग जो है उनको अफेक्ट हो गया था बॉडी में। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसलिए उनको सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बेटर तरीके से हो। तो अब देखते हैं कि इस कोड में मेजर प्रोविज़न क्या है। सबसे पहले थ्रेशोल्ड देखते हैं कि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का कवरेज क्या क्या रखा गया है। फैक्ट्री कहने का क्या मतलब है? फैक्ट्री कहने का मतलब है कि वैसी जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा हो, और साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स जो है या तो वो 20 वर्कर्स से ज़्यादा हो, और अगर प्रोसेस यहाँ पे आपका पावर को यूज़ करके हो, और 40 वर्कर्स हो अगर यहाँ पे आपका जो काम है वो बिना पावर का हो। तो पावर को अगर यूज़ करके हो रहा होगा, कैरिड आउट यूजिंग पावर, तो वहाँ पे 20 वर्कर्स होने चाहिए, और जहाँ पे पावर का यूज़ करके ना हो रहा हो वहाँ पे 40 वर्कर्स होने चाहिए। तो उसे हम लोग फैक्ट्रीज़ कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ पे आपका हैज़ार्डियस एक्टिविटीज़ में जो इंगेज्ड होता है, यहाँ पे सारे इस्टेब्लिशमेंट होने चाहिए जहाँ पे भी आपका हैज़ार्डियस एक्टिविटीज़ होती है। हैज़ार्डियस कहने का मतलब है कि जो ख़तरनाक, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो वो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ वर्कर्स पे डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पे होने चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात करें जो कुछ समय के लिए होते हैं, दे आर टेम्प्रेरी, तो कोड जो है वो यहाँ पे अप्लाई करेगा कि इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर जो कि यहाँ पे 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर्स हो,
और एनी डे इन द लास्ट 1 ईयर, और उनको प्रोहिबिट किया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज़, यानी कि कोई भी कोर एक्टिविटीज़ जो कि सरकार के द्वारा अगर प्रोवाइड किया हुआ एक्टिविटीज़ है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। साथ ही साथ इसमें और भी डिफाइन किया गया है लिस्ट ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज़, जिसमें कि 11 वर्कर्स हो सकते हैं। ये कौन कौन सा हो गया? तो सैनिटेशन वर्कर्स हो गए जो साफ़ सफाई करते हैं, सिक्योरिटी सर्विस हो गई, कोई भी एक्टिविटीज़ हो गया जो कि इंटरमिटेंट नेचर का है, ठीक है। तो ये सारे जो काम होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या टेम्प्ररी नेचर के होते हैं, वो समटाइम्स के लिए होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि मैं इतने दिन से इतने दिन के बीच में काम करूँगा, तो उस तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वहाँ पे टोटल वर्कर्स जो होंगे इस्टेब्लिशमेंट में वो 50 या 50 से ज़्यादा होना चाहिए। और वो जो है ना, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कोर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं करना है। कोर कहने का मतलब है कि जो सरकार का भी उसमें कुछ पार्टिसिपेशन हो और सरकार के द्वारा भी उसको डिटरमाइन किया जा रहा हो। फाइन। अब आते हैं वर्क आवर और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन रखा गया। तो डेली वर्क आवर लिमिट रखा गया है कि कितने घंटे काम करेंगे। तो ये फिक्स किया गया है कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 8 आवर्स होना चाहिए, यानी कि एक दिन में वर्कर्स जो है 8 आवर्स से ज़्यादा काम ना करें। वुमेन के लिए अगर एम्प्लॉयमेंट देखें तो यहाँ पे वुमेन को भी एम्प्लॉयड किया जाएगा सारे इस्टेब्लिशमेंट में, वो भी सारे टाइप ऑफ काम में। ऐसा कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जहाँ पे कहा जाएगा कि दिस सर्टेन काइंड ऑफ वर्क कैन ओनली बी डन बाय मेन, और वुमेन के लिए कुछ अलग रखा जाएगा। ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। साथ ही इन केस अगर देखिए कि उनको हैज़ार्डियस या फिर डेंजरस ऑपरेशंस में भी काम करना पड़े तो गवर्नमेंट इस तरीके के एम्प्लॉयर को अगर ज़रूरत हो तो एडुकेट सेफगार्ड प्रोवाइड करके उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। इट मीन्स कि अगर कोई ऐसा ख़तरनाक तरीके का काम हो और उसमें भी विमेन काम करना चाहें तो उनके लिए एक अच्छा खासा एक्स्ट्रा जो सेफगार्ड कहते हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जेम्पशन अगर देखें कि क्या छूट है, तो इस कोड में स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि वो न्यू फैक्ट्रीज़ को थोड़ा सा छूट दे सकते हैं इस कोड के प्रोविज़न से, कि वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करे। तो उनको यहाँ पे जो है ना इस तरीके का छूट दिया गया जिससे कि वो अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। इंटर स्टेट अगर माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो इंटर स्टेट का कहने का क्या मतलब है, कौन होंगे यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर, उनको भी डिफ़ाइन किया गया। ऐसे लोग जो कि अपने खुद के स्टेट में ही वो जो है दूसरे स्टेट में, खुद के स्टेट से दूसरे स्टेट में वो मूव कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए वहाँ और अर्न भी कर रहे हैं मैक्सिमम 18,000 पर मंथ, या फिर इस तरीके का हायर अमाउंट जो है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी नोटिफाई कर सकती है। तो वैसे लोगों को हम लोग इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहते हैं। 2 तरीके के माइग्रेंट वर्कर होते हैं, सॉरी इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। सो यस, तो यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की बात कर रहे हैं जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। इंट्रा स्टेट अगर माइग्रेंट वर्कर की बात करते हैं तो एक ही राज्य में वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाकर अगर काम करते हैं तो उनको इंट्रा स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट में वो सारे लोग आएंगे जो कि अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाते और एम्प्लॉयमेंट वहाँ से अर्न लेते हैं और काम भी करते हैं और कमाते कितना, तो 18,000 पर मंथ। बेनिफिट अगर देखें तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या है, तो उनके लिए सबसे पहला है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे आप देख रहे हो कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो सिस्टम है वो लाई जा रही है कि अगर एक राज्य के राशन कार्ड होल्डर अगर कोई वर्कर है और वो दूसरे राज्य में जाते हैं काम के लिए और उनके पास वहाँ के राज्य का राशन कार्ड नहीं है, तो अब क्या है कि वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं और जहाँ पे उन्होंने अपना राशन कार्ड बनवाया है वही राशन कार्ड उनका ऑल ओवर द इंडिया में चलेगा, जहाँ पे भी वो अपना जो है काम करने के लिए जाए। तो ये अवेलेबल होना चाहिए कि उनको इस राशन कार्ड के बेसिस पे सस्ते दाम में सब्सिडाइज रेट में उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो सके। साथ ही बेनिफिट भी अवेलेबल हो, यानी कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर कि एक सेस फंड जो है वो यहाँ पे स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में आपको देखने को मिलेगा। इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड की भी बेनिफिट यहाँ पे अवेलेबल कराना है वर्कर्स को। तो यहाँ पे क्या क्या आपको इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को बेनिफिट होगा, तो सबसे पहला है कि पीडीएस के थ्रू सस्ते दाम में काम मिले, पीडीएस के थ्रू उनको सस्ते दाम पे भोजन मिले, और साथ ही साथ जो यहाँ पे दूसरे जो कंस्ट्रक्शन सेस यहाँ पे फ़ंड जो क्रिएट किए जाते हैं। सेस क्या होता है, किसी भी आपका पर्पस से जो टैक्स लगाया जाता है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेस, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेस इस तरीके का लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1% 2% इस तरीके का लगाया जाता है, तो लोगों को यहाँ पे टैक्स के फॉर्म में ये सेस देना होता है, और जब लोग इससे टैक्स के फॉर्म में पैसे देते हैं तो फिर ये फ़ंड में जो है वो कलेक्ट होता है। तो इससे भी उनको बेनिफिट अवेलेबल कराना है, साथ ही इंश्योरेंस भी करना है और फंड बेनिफिट भी उनको अवेलेबल कराना है। तो इस तरीके का बेनिफिट है। और साथ ही अगर हम लोग इस कोड में देखें तो जो प्रोविज़न है डिस्प्लेसमेंट अलाउंस का,
उसको यहाँ पे जो है आपका हटा दिया गया है, जो कि 2019 के बिल में था। तो जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को पे करना होता था एट द टाइम ऑफ देयर रिक्रूटमेंट, जो कि 50% उनका मंथली वेजेस के इक्वल था। मान लीजिए कि किसी भी माइग्रेंट वर्कर्स को अगर 18,000 पे करना है एक मंथ में, तो जब उनको रिक्रूट किया जा रहा है, जब जॉब में लाया जा रहा है, तो उसी समय उनको जो है एक डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया हो जाता है, जो कि इसका 50% होता है, जो कि 9,000 होगा। ठीक है, तो इस तरीके का देना होता है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। डेटाबेस कहा जा रहा है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड और जो पूरे डिटेल है कि इंटर स्टेट इस माइग्रेंट वर्कर कितने हैं, तो वो पोर्टल में, यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं वहाँ पे ये मेंटेन करेंगे। और जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने आप को भी रजिस्टर कर सकते हैं इस पोर्टल में ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन और आधार के ऊपर। सोशल सिक्योरिटी फ़ंड है वो भी यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर्स हैं उनको वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए। तो जो भी यहाँ पे कुछ सर्टेन पेनल्टीज़ के थ्रू जो अमाउंट कलेक्ट किया जाता है, यानी कि आप लोग देखते हो कि पेनल्टीज़ भी लगानी होती है, कुछ ऑफेंसेस अपराध कर दिए जाते हैं, तो उससे जो पैसे आते हैं ना इस कोड के अंदर, वो यहाँ पे इस फंड में जाएगा, सोशल सिक्योरिटी फ़ंड में। और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे दूसरे सोर्सेज को प्रिस्क्राइब करेगी, या फिर यहाँ पे मनी जो है ना वो भी इस फंड में ट्रांसफ़र करेगी। तो इस तरीके का यहाँ पे सारा बेनिफिट दिया जा रहा है, इसको याद रखना है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। अब अगर इन तीनों की बात करें यहाँ पे एक साथ ही देख लेते हैं ये काम में, तो ये समराइज़ करने के लिए है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि टाइम टू टाइम आप रिवाइज़ करोगे तो आपका अच्छे तरीके से यहाँ पे पकड़ बन जाएगा। तो पहले देखें कि क्या क्या लेबर कोड लाया गया है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से कानून हैं जो कि इसके अंदर सब्स्यूम किए गए हैं। सो आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपका समराइज़ किया गया है तीनों कोड के बारे में। तो बेटर होगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बार बार रिवाइज़ करोगे आप तो इससे आपके माइंड में वो सारी चीज़ें स्टिक होगी। आइए देख लेते हैं एक एक करके। लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। तो ये थोड़ा सा कह सकते हो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि आप सारे कानूनों को याद करो जो कि सब्स्यूम किया गया, बट हल्का फुल्का आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे मेन कानून हैं जो कि हमेशा न्यूज़ में रहते थे, तो उसको सब्स्यूम किया गया है। जैसे अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखें तो यहाँ पे सब्स्यूम किया गया है ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, तो रिलेशन किसके किसके बीच में, इंडस्ट्री या फैक्ट्री के मैनेजर या फिर एम्प्लॉयर्स वर्कर के बीच में। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन जो क्रिएट किया जाता है इंडस्ट्री के अंडर, तो उसका कानून को सब्स्यूम किया गया है। साथ ही इंडस्ट्रियल अगर ट्रेड हो रहा है तो उसमें डिस्प्यूट अराइज होगा, तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसको सब्स्यूम किया गया है। एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, तो उसको भी यहाँ पे सब्स्यूम किया गया है। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है, तो प्रोविज़न है कि जो हायर एंड फायर वाली जो कानून थी उसको ईज़ कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है। इट मीन्स कि जो हायर करने का, रिक्रूट करने का जो यहाँ पे कंडीशन था, तो वो बहुत ज़्यादा थोड़ा लेंदी था, लेकिन अब वो सरल कर दिया गया है, ईजी कर दिया गया है, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ईजिली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले पाएंगे, काम कर पाएंगे। और फायर करने का इतना आसान भी नहीं हो गया है कि अब किसी को भी मन किया जब भी उसको जॉब से निकाल दिए, नहीं, क्योंकि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है कि एटलीस्ट जब आप काम करने के लिए कोई भी फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, आपको बताया जाएगा कि आप कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए यहाँ पे काम कर रहे हो, उससे पहले आपको इतना आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस लाकर नॉर्म्स को टाइट किया गया है। जो यूनियन बनाने की बात की जाती है ना, ट्रेड करने के लिए काफ़ी यूनियन बनाते हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, तो उनका जो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है उसको थोड़ा टाइट किया गया। अब इससे इम्प्लीकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन यही होगा कि हायर और फायर जो करना इजी हो गया है। इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि हायर करने का जो प्रोसेस है अगर वो सरल हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फिक्स टर्म अगर एम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ पे लोग काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि उस जगह जहाँ आपको गारंटी ना हो कि कल क्या होगा, कभी भी आपको हटा दिया जाएगा। तो गारंटी अगर मिल जाता है तो लोग जो है उनको मेंटल पीस भी मिल जाती है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। साथ ही साथ जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो पाएगा। सेकंड, अगर हम लोग सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में देखें तो यहाँ पे टोटल 9 लेबर एक्ट है जिसको कि सब्स्यूम किया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट कानून थे, बेटर है कि उसको एक में करके बस एक ही सोशल सिक्योरिटी कोड लाया गया। तो इसमें वो सारे आपके कानून होंगे जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से रिलेटेड है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट, जो पेड लीव देने की बात की जाती है विमेंस को। साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन एक्ट है, अगर किसी को किसी भी तरीके का, अगर कोई हैजार्डियस फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको अगर कोई भी तरीके का चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनको कॉम्पनसेशन देने की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, सो ये सारे कानून इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या प्रोविज़न रखा गया है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया कि सोशल सिक्योरिटी नाउ विल प्रोवाइड टू द गिग इकोनॉमिक वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि हमारे जो गिग वर्कर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, उनके लिए कोई भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी देने की बात अब तक नहीं की गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी आप देखोगे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की कंपैरिजन आप करोगे तो मोर देन 60% पीपल्स जो इंगेज है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो हमारे अधिक लोग जो है वो बाहर ही रह जाते हैं इस तरीके का सोशल स्कीम्स को अवेल करने से, तो ये बेटर होगा। साथ ही यहाँ पे नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड भी सेटअप किया जा रहा है, और इस बोर्ड का काम ये होगा कि वो मॉनिटर करेंगे। जब कोई भी स्कीम को मॉनिटर किया जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि जब उसको मॉनिटर किया जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ कितने लोगों को यहाँ पे इस स्कीम से जोड़ा गया है और कितने लोग अभी भी इस इंपॉर्टेंट स्कीम से बाहर है, और कितने लोगों को जोड़ा गया है, तो उनको टाइम टू टाइम चीज़ें अवेलेबल हो पा रही है कि नहीं। इससे क्या होगा, इससे 40 करोड़ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है उनको बेनिफिट होगा, साथ ही अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर को भी बेनिफिट होगा। ईपीएफओ और ईएसआईसी जो यहाँ पे अकाउंट होते हैं वो इंडिविजुअल के लिए ओपन किए जाएंगे, जिससे कि उनका पेंशन सिक्योरिटी हो जाएगा। जब रिटायर हो जाएंगे या आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, उनकी जो है एक पेंशन जैसी उनको भी कुछ ना कुछ पैसे उनको मिलते रहेंगे। लेबर कोड ऑन अगर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन अगर देखें तो यहाँ पे टोटल 13 कानून है जिसको सब्स्यूम किया गया है। अब इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू लर्न और टू रिमेंबर ऑल द 13 एक्ट, तो ये बेटर होगा कि ये समझिए कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से कानून हैं। तो यहाँ पे आपके फैक्ट्रीज एक्ट आते हैं 1948 का, जो कि बहुत ही फेमस है, उसको इसके अंदर सब्स्यूम किया गया है। प्लांटेशन लेबर एक्ट है, माइंस एक्ट है, तो ये सब इंपॉर्टेंट कानून थे जिसको आप इसके अंदर सब्स्यूम कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे रिफॉर्म लाया गया है वो है कि यूनिफॉर्म प्रोविजन। अब यहाँ पे कोई भी तरीके का आपको डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलेगा, ना ही डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर काम सिर्फ आदमी कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर काम सिर्फ विमेन कर सकती है। सारे काम जो है वो सबके लिए अवेलेबल है, और इक्वालिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। बट हाँ, अगर आप लोग देखो कि कोई हैजार्डियस वर्क है, या फिर आपका माइंस में काम करना है, कोई फैक्ट्रीज में काम करना है, या कंस्ट्रक्शन वर्कर का जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा एक होता है ना कि डिफ़िकल्टी टेरेन में है, तो वहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न भी प्रोवाइड किया जाएगा, उनको स्पेशल सेफ्टी और सेफगार्ड प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ज़रूर आप समझ सकते हो कि अब यूनिफॉर्म हेल्थ और सेफ्टी कंडीशन की बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मेन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, वुमेन पे कम ध्यान दिया जाएगा। अब एक जैसा ही सब काम करेंगे तो एक जैसा ही सबको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। वर्किंग आवर जो है वो डिफरेंट क्लासेस का इस्टेब्लिश कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, और ये भी आप देखो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नोटिफाई भी किया जाएगा। तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है कि ओवर वर्क जो कराया जाता है अब वो नहीं कराया जाएगा। कानून ला दिया गया है कि आपको इतने ही घंटे काम करना है। हालांकि पहले भी यही कानून थे कि कितने घंटे काम करना है, बट यहाँ पे और भी प्रोविज़न दिया गया है यहाँ पे वर्कर्स को। तो ये सारी बातें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इससे क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे ईपीएफओ में। तो देखिए अभी क्या सिचुएशन बन रही है, क्योंकि काफ़ी राज्यों में जो है कर्फ्यू लग गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे मई के मिड तक या फिर इस तरीके का। तो देखिए ईपीएफओ की पेपर किस तरीके से कंडक्ट होती है, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए, ऐसा कभी ढील मत बरतिए, क्योंकि जब तक यूपीएससी की तरफ से ये नोटिफिकेशन नहीं आता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तब तक आप नहीं मानोगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे कि कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल्स यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है। तो देख लेते हैं, वेजेस की बात की जा रही है, मिनिमम वेजेस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है जिनके द्वारा ये वेजेस कोड जो है रिलीज़ की गई है। इस रूल्स को रिलीज़ किया गया है यहाँ पे कोड ऑन वेजेस 2019 के बेसिस पे, जो कि लास्ट ईयर ही पास किया गया था दोनों हाउसेस से, इट मीन्स कि राज्यसभा और लोकसभा से। इस न्यू रूल्स में क्या है कि नॉर्मल जो वर्किंग आवर है डे में उसको कम कर दिया गया है और 8 आवर्स यहाँ पे रख दिया गया है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपका बताया गया है। पहले देख लेते हैं कि कोड ऑन वेजेस एक्ट जो 2014 था, इसमें 4 कानून हैं जिसको कि रिप्लेस कर दिया गया है। पहले आप लोग देखो कि छोटे छोटे कानून बहुत सारे एग्जिस्ट करते थे, तो उन सबको रिप्लेस करके अब ये बेहतर तरीका किया जा रहा है कि यहाँ पे एक ही कानून हो, यूनिफॉर्म कानून हो, बेटर होगा। तो कौन कौन सा है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है, ये आप देख सकते हो अंग्रेजों के ज़माने का है। फिर उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 का, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट है। तो ये सारे जो कानून हैं जो कि पैसे से भत्ते से रिलेटेड है, उन सबको यहाँ पे अलग रिप्लेस कर दिया गया है। बात यहाँ पे क्या की जा रही है कि यूनिवर्सलाइज करने की बात की जा रही है जो भी मिनिमम वेजेस है, यानी कि कोई भी वर्कर्स अगर कहीं पे भी काम कर रहे हैं पूरे 28 राज्य या फिर 8 यूनियन टेरिटरी में, तो उनका मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए काम के हिसाब से वो डिफाइंड हो जाए, जिससे कि वर्कर्स के दिमाग में ये नहीं हो कि महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पे इस काम के लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बिहार में इसके लिए कम पैसे मिलते हैं, यूपी में और भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यूनिवर्सलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिनिमम वेजेस का, ठीक है, और टाइमली पेमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आप देखते हो कि मनरेगा में
कंप्लेन निकल कर आती है कि पेमेंट में डिले हो रहा है, तो ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है। ये लोग डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, तो ऐसे लोगों की अगर यहाँ पे मिनिमम वेजेस भी अगर नहीं टाइम पे दिया जाए तो काफ़ी मुश्किल वाली बात होती है। मिनिमम वेजेस की बात करें तो इसका एम होता है कि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड करना लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बातें की जा रही है इस रूल्स के तहत। एक्चुअली यहाँ पे आप देखो कि सेंटर को यहाँ पे एक नेशनल फ्लोर दिया जा रहा है कि जिससे कि वो मिनिमम वेजेस को सेट कर सके, और यहाँ पे इसको स्टेट के द्वारा कंपलसरी यहाँ पे इसको मीन्स मानना है और रिवाइज़ करना है हर एक 5 साल में। ठीक है, पहली बात तो ये कही गई। दूसरी बात ये है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि सेंटर के द्वारा यहाँ पे प्रपोज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी, जो कि 1992 में ही रूलिंग की गई थी, और रिकमेंडेशन भी जो कि 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1957 में ही बनाया गया था, और इन्हीं में यहाँ पे रिकमेंड किया गया था कि मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए। तो अब जाकर यानी कि आप सोच सकते हो कि 1957 में ये बात रिकमेंड की गई थी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, उसके कुछ सालों के बाद, और 1992 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एडवाइज़ किया गया था कि अब यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है वो फिक्स करना है। लेकिन अब जाकर आपको ये समझ में आ रहा है कि 2020 में इस चीज़ को माना जा रहा है। थर्ड में क्या बात की जा रही है कि जो कैलकुलेट करने का तरीका है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को, वो यहाँ पे सरकार के रूल से प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप देखो कि 25% जो मिनिमम वेजेस है कंपोनेंट है, वो यहाँ पे वर्कर्स के फैमिली के लिए इंक्लूड करना चाहिए कि वर्कर्स के फैमिली जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है, मेडिकल नीड्स है, ये सारे खर्चे को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। इस तरीके से 25% जो मिनिमम वेजेस है, यानी कि आप देखते हो कि 202 रुपीज़ जो मनरेगा के तहत एक दिन में दिया जाता है, तो इसमें इंक्लूड किया जाता है कि बच्चों की भी पढ़ाई भी इंक्लूड हो जाए और जो नेसेसरी मेडिकल नीड्स है वो भी यहाँ पे पूरा हो जाए। साथ ही साथ आप देखो कि गवर्नमेंट को यहाँ पे देखते हुए चलना है कि क्या वर्कर्स के फैमिली का खर्चा हो सकता है टुवर्ड्स खाने के लिए भी, कपड़े के लिए भी, हाउस के लिए भी, फ्यूल के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यानी कि मिनिमम वेज ऐसे सेट करना है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का और उसके फैमिली, वो पूरा फैमिली लेकर चल रहा है जिसमें उनकी वाइफ होगी, उनकी मदर होगी, उनके फादर होंगे, उनके कुछ बच्चे होंगे, तो इस तरीके से वो वर्कर्स का सेम विल बी एप्लीकेबल टू वेमेन कि उनके हस्बैंड होंगे, मदर होंगे, उनके हस्बैंड होंगे, इन लॉज में उनकी मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, और उनके कुछ चाइल्ड होंगे। तो इन सबको लेकर चलना है कि उनका भरण पोषण पूरा हो सके, यानी कि उनको खाने के लिए खाना भी मिले, पहनने के लिए कपड़े भी मिले, हाउस रेंट भी वो दे सके, साथ ही उनका जो और भी एक्सपेंसेस है, बिजली बिल हो गया या फिर गैसेस वगैरह खरीदने के लिए, तो ये सारी चीज़ें वो जो है ना यहाँ पे इस मिनिमम वेज से उनका एटलीस्ट पूरा हो सके। 6 है कि मिनिमम वेजेस जो है वो आपका वैरी कर रहा है। अनस्किल्ड के लिए अलग है, सेमी स्किल्ड के लिए अलग है, स्किल्ड के लिए और हाईली स्किल्ड के लिए अलग है। साथ ही ज्योग्राफी भी मैटर करता है कि मेट्रो सिटीज़ के लिए अलग है, नॉन मेट्रो के लिए अलग है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है, ये भी चीज़ें कही गई है। 7 में अगर आप देखोगे तो सेंटर के द्वारा यहाँ पे ऑक्यूपेशनल जो स्किल वाइज है उसको डिवाइड किया गया है। अनस्किल्ड में आप देखो 123 बिलोंग करते हैं, सेमी स्किल में अगर देखें तो अच्छा 123 बिलोंग टू अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, 320 स्किल्ड है और 111 हाईली स्किल्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है कि कैसे मिनिमम वेजेस को जो है ना यहाँ पे आपका फिक्स किया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा यहाँ पे नोटिफाई किया गया है और एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया गया है जिसमें कि सारे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। इन सारे सेक्टर्स में आपको जो है ना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक बार यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है वर्कर्स को, उनके बेसिस पे जो है उनको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इस लिस्ट में रखा गया है कि 6 कैटेगरी है काम करने वालों की, वर्कर्स की। सबसे पहले कोई परमानेंट वर्कर्स होते हैं तो उनके लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है, टेम्प्रेरी वर्कर्स होते हैं, अप्रेंटाइज वर्कर होते हैं, साथ ही प्रोबेशनर होते हैं, बर्डलिस होते हैं और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होते हैं। तो ये 6 कैटेगरी जो है यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया है। कैजुअल वर्क को इस लिस्ट से आपका हटा दिया गया है, इसको भी याद रखना है। अब यहाँ पे बार्डलिस कौन होते हैं? बार्डलिस एक तरीके के वर्कर होते हैं ना जिनको यहाँ पे परमानेंट वर्कर के पोस्ट के अगेंस्ट में अपॉइंट किया जाता है, या फिर प्रोबेशनर जो है वो होते हैं जो टेम्प्रेरी एब्सेंट होते हैं। तो मतलब आप समझिए कि कोई एक परमानेंट यहाँ पे वर्कर है, वो अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, जैसे उनका तबीयत ख़राब हो गया यानी या फिर उनको कहीं और जाना पड़ रहा है, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे उनकी जगह जो काम करते हैं उनको हम लोग बार्डलिस कहते हैं। ठीक है, और ये एप्लीकेबल होगा सारे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स जो है 300 या इससे ज़्यादा है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है स्टैट्यूटरी स्टेटस देने का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। तो अगर हम लोग एक कानून देखें जो कि 1946 का है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट
स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, जिसको कि सब्स्यूम कर दिया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है इनिशियली ये सिर्फ और सिर्फ किस में था, तो अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था, 2016 में लाया गया था। बाद में इसको फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी 2017 में लाया गया था। तो ये आप समझ सकते हो कि अब तक हमारे यहाँ सिर्फ 2 जगह ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही अलाउ किया गया था, अब इसको सर्विस सेक्टर में अलाउ किया जा रहा है, साथ ही माइनिंग सेक्टर में भी अलाउ किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट अगर रूल्स की बात करें 2018 में लाया गया था, जिसमें सारे इंडस्ट्रीज़ को ये अलाउ किया गया था कि वो वर्कर्स को हायर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, लेकिन वो फिक्स टेन्योर होगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में तो करेंगे ही 6 महीने का, तो वो भी फिक्स टेन्योर होना चाहिए। साथ ही साथ इसी में कहा गया था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है 2018 में वो सारे स्टेट को ये कहेंगे कि एक सेपरेट ऑर्डर वो इशू करें, जिसमें कि फ़िक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है वो सारे इंडस्ट्रीज़ में, एक राज्य में जितने इंडस्ट्रीज़ हैं उन सब में ये प्रोवाइड करना है फ़िक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अब ये फ़िक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली है क्या? तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जिसमें कि कंपनी और कोई इंटरप्राइज जो हायर्स है वो अगर हायर करते कोई भी एम्प्लॉय को एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम तक काम करने के लिए। इट मीन्स कि अगर कोई भी वर्कर अगर इंडस्ट्री में जाकर काम करे, कोई कंपनी में जाकर काम करे, तो 6 मंथ का अगर उनको एक पीस ऑफ पेपर में लिख के कह दिया जाए कि आप 6 मंथ तक यहाँ पे काम करेंगे, इतने डेट से इतने डेट तक, सो दिस इज़ नोन एज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। परमानेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी होते हैं, तो इन सब में डिफरेंस क्या है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, कैसा काम करना पड़ेगा। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में आप देख लिए कि एक पीस ऑफ पेपर में रिटन कॉन्ट्रैक्ट में आपको देना है, साथ ही यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं होंगे, कोई भी एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे। साथ ही परमानेंट अगर एम्प्लॉय की बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट है जो कि रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक है, परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं। साथ ही अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें तो ये इंगेज होते किसी इस्टेब्लिशमेंट में कहीं पे भी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी के थ्रू होते हैं। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपको पकड़ के ले जा रहा है, जैसे आप देखते हो कि अपने घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम कराते हो, तो आप हो गए कंपनी के मैनेजर और जिससे आप काम करा रहे हो वो हो जाता है वर्कर। ठीक है, लेकिन वर्कर को कोई कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के लाता है कि ये लीजिए, इससे आप काम कराइए, ठेके पे काम कराइए, या फिर आप लोग जो है डेली वेजेस पे इस पे काम कराइए, तो वो वर्कर हो जाते हैं। लेकिन बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर लेकर आता है, कोई एजेंसी लेकर आता है ना काम कराने के लिए, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गया। लेकिन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो किसी एक से, और वो जो है उसको कह दो कि ये 6 महीने में आपका इतना कंस्ट्रक्शन काम हो जाना चाहिए घर पे, और कॉन्ट्रैक्ट आपसे करते कि 6 महीने में आप जो है ना यहाँ पे फिक्स टर्म है, उससे कम तो नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर बढ़ा तो फिर अगेन रिटर्न में देना होगा, लेकिन 6 महीने तो उनसे काम कराना ही है। तो ये एक कॉमन डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बीच में। टर्म क्या होता है, तो ये फिक्स टर्म होता है ना, यहाँ पे कितने भी टर्म का हो सकता है वो लिखा हुआ रहेगा। परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो हमेशा परमानेंट ही रहेंगे जब तक उनकी एज ना हो जाए 60 साल। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या है कि ये भी बेस्ट होता है नेगोशिएशन के बीच में, कि कॉन्ट्रैक्टर नेगोशिएट करते कि हाँ 4 दिन के लिए इनसे काम करा लीजिए, 5 दिन के लिए इनसे काम करा लीजिए, तो जितना भी कॉन्ट्रैक्टर नेगोशिएट करेगा उसी के तहत यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। नेचर ऑफ वर्क क्या है, तो देखिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये परमानेंट जो एम्प्लॉयर होते हैं, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयर या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते हैं, सबको आप देखते हो कि उनको जो है ना एक रूटीन वर्क उनको करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जो है ये यहाँ पे प्रोहिबिटेड है कुछ सर्टेन केसेस में, जैसे कि आप देखो कि जो वर्कमैन, जो रेगुलर वर्कमैन होते हैं उनके द्वारा जो काम किया जाता है उस तरीके का काम जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं कुछ काम छुटपुट काम कराने के लिए, या फिर कुछ भी काम है, तो जैसे आपको अगर कोई भी ग्राउंड बनवाना है तो उसके लिए आप किसी को लाओगे। ठीक है, अब जो कुछ रेगुलर काम कर रहे हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जो काम करेंगे उनसे वो नहीं कराना है, वो कोई एक स्पेसिफिक होते कि हाँ ग्राउंड बनाने के लिए यही आएंगे, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट बनाने के लिए यही आएंगे, तो उस तरीके का यहाँ पे वर्कर्स को रखा गया है। फाइन, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि वर्कर्स का एंगेजमेंट वो भी रिटन कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट का होगा। यहाँ पे रिटन जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें क्या लिखा रहेगा कि आवर्स ऑफ वर्क की वो कितना घंटा काम करेंगे, उनको उसके लिए कितना पैसा दिया जाएगा, अलाउंस क्या क्या दिया जाएगा, कुछ और बेनिफिट भी जो कि यहाँ पे परमानेंट वर्कर्स से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसे ही सेम काम कर रहे हैं तो परमानेंट वर्कर से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ये अवेलेबल होंगे सारे स्टैट्यूटरी बेनिफिट जो कि यहाँ पे परमानेंट मेंबर को दिया जाएगा। साथ ही ये अवेलेबल होंगे ग्रैटिट्यूटी के लिए भी, यानी कि उनको यहाँ पे सर्विस भी दिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर दिया जा रहा है, यानी कि 1 साल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है वो इनको भी यहाँ पे ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर्स को भी ग्रैटिट्यूटी दिया जाएगा। साथ ही ग्रैटिट्यूटी जो दिया जाएगा
ये वर्कर्स को एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा, 15 रुपीज़ का वेजेस में दिया जाएगा। और ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाता है कि सर्विस का टर्मिनेशन जो है वर्कर्स का वो किस तरीके से करना है। तो कंप्लीशन ऑफ टेन्योर जो है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा एज अ रिथ्रेंचमेंट। तो रिथ्रेंचमेंट कहने का मतलब है कि कोई भी बिज़नेस में अगर लॉस हो रहा है, उस तरीके का मुनाफा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टर्मिनेट कर दें, क्लोजर हो गया, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ टेन्योर हो गया। साथ ही ड्राफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे सैलरी पेमेंट भी है, जो कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहेगा कि कितना उनको सैलरी देना है। साथ ही यहाँ पे वेजेस जो रेट होगा ये डिस्प्ले होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी। इट मीन्स कि अब यहाँ पर डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पेपर में लिखा जा रहा है कि एक दिन में 202 रुपया मिल रहा है और उनको कितना मिल रहा है, तो 180 रुपया हाथ में उनको दिया जा रहा है। तो सरकार को भेज रही है कि 202 रुपया जा रहा है और उनको 180 रुपया यहाँ पे जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा कि कितना आप यहाँ पे दे रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी कैप नहीं है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स प्राइवेट फर्म्स जो है वो यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को। यानी कि जब भी लगता है कि प्राइवेट फर्म्स को रिन्यू करना है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कैप नहीं है कि आप 6 बार करो या साल में 2 बार करो, 3 बार करो, ऐसा कोई यहाँ पे लिमिट नहीं रखा गया है। अब आगे बढ़ते देखते हैं कि डेवलपमेंट विथ रिगार्ड्स टू स्किल डेवलपमेंट, क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो सबसे पहले स्किल बिल्ड रिग्नाइट है एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप लगाया जा रहा है। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साथ ही IBM जो है उनके साथ पार्टनरशिप करके लाया जा रहा है। एक्चुअली स्किल बिल्ड रिग्नेट मीन्स इसका मतलब है कि यहाँ पे जो जॉब सीकर है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड करना है और फ्री ऑनलाइन कोर्स वर्क उनको देना है। साथ ही सपोर्ट भी करना है जिससे कि वो अपना जो कैरियर है, बिजनेस है, वो उसको फ्लरिश कर सके। वहीं अगर हम लोग स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप की बात करें तो ये 10 वीक प्रोग्राम है जिसमें कि 100 आवर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगा। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट भी कैसा, तो गेनिंग हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस और साथ ही साथ अपने लर्निंग और बिल्डिंग नेटवर्क को इन्हांस करना और एम्प्लॉयबिलिटी को भी इन्हांस करना। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि जो स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप है, एक तरीके का कैंप लगाया जाएगा जो कि 10 वीक प्रोग्राम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 100 आवर्स का, और वो भी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, यानी कि अपनी जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए वो अगर स्किल कुछ भी लेना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो 100 आवर्स ऑफ लर्निंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये आपका एक काउंसिल बनाया गया है जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए इट मीन्स कि सिर्फ बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं, उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, चाहे वो इंडोर आउटडोर गेम्स हो, चाहे वो डांस हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, उन सब में उनकी जो रुचि है उसको बढ़ाना। तो ये आपका जो काउंसिल है, ये आपकी जो इनिशिएटिव है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा इसको लाया गया और एक गाइडलाइंस यहाँ पे आपका लाया गया जिससे कि स्किलिंग इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर सके। एक्चुअली इसको नोटिफाई किया गया था 2018 में ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, और आज की डेट में जो स्किल रेगुलेटिंग बॉडी है उसको सबस्यूम किया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा काम करेंगे जिसमें कि स्किल रेगुलेटर को यहाँ पे देखा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि नेक्स्ट क्या है कि गोल प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में आप समझ गए कि बेसिकली यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने की बात की जाएगी। एंड कौन सी मिनिस्ट्री इंक्लूड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है यहाँ पे गोल प्रोजेक्ट, इट मीन्स कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, जितने भी लीडर होंगे वो ऑनलाइन यहाँ पे आने वाले हैं। इट मीन्स कि डिजिटल स्किलिंग और मेंटरशिप इनिशिएटिव है जिसमें कि जितने भी रेनॉन्ड लीडर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने डोमेन के, चाहे वो बिजनेस से हो, एजुकेशन के हो, हेल्थ के हो, पॉलिटिक्स, आर्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के हो, या फिर और भी फील्ड के जितने भी यहाँ पर रेनॉन्ड लीडर्स और एक्सपर्ट्स हैं वो सब यहाँ पे आएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में वो स्किल प्रोवाइड करेंगे। और किसके लिए है, ये पर्सनली मेंटर है किसके लिए, तो स्किड्यूल ट्राइब यूथ्स के लिए। तो अब आप समझ गए हैं कि ये जो गोल प्रोग्राम है स्किड्यूल ट्राइब्स के लिए लाया गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन से मिनिस्ट्री होंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के होंगे, ठीक है। और पार्टनरशिप किसके साथ है, फेसबुक के साथ है, जिससे कि जो डिजिटल स्किलिंग देने की बात की जा रही है वो बेटर तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो ये भी एक अलग में है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट टूलिप प्रोग्राम की बात करते हैं जो कि अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एक्चुअली टूलिप एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेश ग्रेजुएट को, जो कि सारे अर्बन लोकल बडीज़ में है और स्मार्ट सिटीज़ में है। तो यहाँ पे एप्लीकेंट को जो है वो इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए और जिनकी एज यहाँ पे एटलीस्ट जो है, आप एज तो नहीं लेकिन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज के होने चाहिए और विद इन लास्ट
18 डेज़ के, 18 मंथ्स के, ओके 18 डेज़ नहीं 18 मंथ याद रखिएगा। और प्रोग्राम में जो है अपना खुद का बजट नहीं है, एक्चुअली यूनियन बजट इस बार जो 2020 और 21 का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें ये टुलिप प्रोजेक्ट निकल कर आया है। तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इंटर्न्स और जो सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ और स्मार्ट सिटीज़ के जितने भी ग्रेजुएट हैं उन सबको इंटरैक्ट करने का मौका दिया जाएगा अंडर वन रूफ, इट मीन्स कि अंडर वन प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए जितने भी माइग्रेंट है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उन सब के लिए यहाँ पे 3 स्पेशल प्रोग्राम लाया गया। वन इज़ स्वदेश। स्वदेश मीन्स स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी कि आप लोग कोविड-19 के टाइम में देखे थे कि जो फर्स्ट फेज़ था, लॉकडाउन चल रही थी, तो बहुत सारे माइग्रेंट थे जो कि रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिला कि वो अपने गांव को छोड़कर जब दूसरे शहर में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते, बट लॉकडाउन के कारण उनको वापस से जो है अपने गांव अपने घर लौटना पड़ा। तो उनके लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लाई गई थी। तो स्किल डेवलपमेंट करने की बात की जा रही थी कि हर एक क्षेत्र में सबसे पहले उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी है। तो पहला यहाँ पे स्वदेश है, इट मीन्स कि अपने देश जो लौट गए हैं तो उनके लिए उनकी जो अराइवल डेटाबेस है उसको क्रिएट करना है, एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट उनको प्रोवाइड करनी है। सेकंड है यहाँ पे असीम पोर्टल। असीम पोर्टल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भी, क्योंकि ये काफ़ी आप पे देखो कि आत्मनिर्भर भारत कहने की बात की जा रही थी। तो आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग इस पोर्टल है ये। और थर्ड है NSDC, ये है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो देख लेते एक एक करके तीनों। एक्चुअली पहले स्वदेश देखते हैं, एक जॉइंट इनिशिएटिव है, यहाँ पे 3 मिनिस्ट्री इंक्लूड है। फर्स्ट है यहाँ पे कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि स्किल प्रोवाइड करनी है। सेकंड है सिविल एविएशन है और थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये इनिशिएटिव है जिसमें कि एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज किया जाएगा जितने भी सिटीजन्स जो है वंदे भारत मिशन के अंदर आ रहे हैं। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। एक तो हमारे कंट्री में आप देखोगे कि बहुत सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वो महाराष्ट्र हो गया, यूपी बिहार सबसे अपने अपने देश लौट रहे थे, अपने अपने देश के अपने अपने मतलब कि घर लौट रहे थे। और वंदे भारत प्रोग्राम के थ्रू जो भी हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इंडियंस फंसे हुए थे उनको भी हम लोग वाया चाहे सी के थ्रू या फिर हम लोग प्लेन के थ्रू उनको वापस अपने कंट्री में ला रहे थे। तो अपने कंट्री में लाए जिससे कि उनको जो है स्किल प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी कि उनको एक बेटर स्किल प्रोवाइड किया जाए जिससे कि उनको इंडिया में रहकर यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसका एम है कि एक क्वालिफाइड सिटीजन की डेटाबेस तैयार करना और उनके स्किल सेट्स को लेकर और इंडियन और फॉरेन कंपनीज़ की जो भी डिमांड फुलफ़िल होती है। जैसे आप देखते हो कि आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो, बीटेक करके निकलते हो, तो आपकी पढ़ाई होने में आपकी जो स्किल उस समय होती है और जो कंपनीज़ की स्किल रिक्वायरमेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि कंपनीज़ जो चाहते हैं उस तरीके की स्किल्स जो है ग्रेजुएट बच्चों में नहीं मिलता है। तो ये एक जो स्किल गैप है, तो उसी चीज़ को जो इंडियन कंपनीज़ और जो फॉरेन कंपनीज़ है जिस तरीके की स्किल चाहते हैं उस तरीके की स्किल की डिमांड को पूरा किया जाए और ये किया जाएगा स्वदेश से। ठीक है। थर्ड है यहाँ सेकंड है यहाँ पे असीम पोर्टल। तो असीम पोर्टल सबसे पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डिटेल्स देखा जाएगा उन सारे वर्कर्स का जो कि रीजन और लोकल इंडस्ट्री डिमांड है। और साथ ही साथ ये डेवलप किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। और यहाँ पे जो कोलैबोरेशन है वो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है बेटर प्लेस, उसके साथ मिलकर ये असीम पोर्टल लाया गया है। थर्ड है यहाँ पे इटसेल्फ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि जितने भी माइग्रेंट रिटर्नी हैं उनको तेज़ी तरीके से स्किल प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो भी बाहर के कंट्री से आ रहे हैं या फिर हमारे ही देश में जो है अपने गांव में लौट रहे या फिर अपने घर लौट रहे, तो एटलीस्ट उनके रीजन में जो जो काम प्रोवाइड किया जाता है उस तरीके का उनको स्किल प्रोवाइड किया जाए। मेनली यहाँ पे आप देखो कि 116 मोस्ट अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर फोकस किया जा रहा है। और ये सारे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से राज्य से, तो यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान। तो मेनली ये 6 राज्य है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे और मोस्ट जो है यहाँ पे 116 जो है अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। और मेन बात किया जा रहा है कि यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रियलाइंट। ओके, ये सारी बातें की जा रही है। सो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, जैसे कि मैं डेली यहाँ पे आपसे 4 बजे इंटरेक्ट करती हूँ और आपके लिए लेसन लेकर आती हूँ। एक भी आपका जो है ऑफ डे नहीं होता है, मंडे टू संडे आपको देखने को मिलेगा कि डेली आपको 4 बजे यहाँ पे PT 365 की कोई एक लेसन देखने को मिलती है। बट अभी जैसे आपका EPFO का पेपर है 9 मई को, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुकी है, तो प्लीज़ वेट मत कीजिए इसके पोस्टपोन होने का। आप लोग अपने प्रिपरेशन पे अच्छे तरीके से फोकस्ड रहिए क्योंकि एग्ज़ाम हो सकती है
तो जब तक यूपीएससी की तरफ थ्रू कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आप लोग को कोई भी और अफवाहों पर ध्यान नहीं देना और ख़ुद भी नहीं सोचना कि क्या पता ये पोस्टपोन हो जाए कि नहीं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे मैं पहले इकॉनमी और सोशल इश्यूज़ आप लोग की कंप्लीट करा देती हूँ, क्योंकि वो इसकी सिलेबस है। बाकी और भी सारे टॉपिक्स है तो वो आप लोग अपनी तरफ से तैयार करते रहिए और करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ते रहिए। मंथली विज़न आइज़ की जो मैगजीन है उसको रिवाइज़ कर लीजिए। एटलीस्ट आप लोग 8 से 10 महीने के, 1 साल के करना ही करना है, 1 साल का आप लोग करके चलो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ तो ठीक है, एटलीस्ट आप लोग जितना कर पा रहे हो उतना मंथली विज़न आइज़ मैगजीन को जरूर रिवाइज़ करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, एक छोटी सी नोटिस कि विज़न आइज़ की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो 27 जून को होने वाली है, तो उसके लिए आपका विज़न आइज़ की जो टेस्ट सीरीज़ होती है उसको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, बट उसके लिए आपको परचेज़ करना होगा और वो आप लोग को लिंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ईमेल आईडी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, rishika.ch77@gmail.com। आप वहाँ पे मेल कर सकते हो इंटरेस्टेड करके, तो आपको बताया जाएगा कि क्या प्रोसीजर है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है इस टेस्ट से रिलेटेड तो आप लोग वहीं पर पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर, तब तक लिए थैंक यू।